नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं लाल सिंह चड्ढा के पॉलिटिकल इशू के बारे में। सही सुना आपने, लाल सिंह चड्ढा कोई साधारण फिल्म नहीं रही। देश में ये एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। पिछले 2-3 हफ्तों से ट्विटर पर रोज ट्रेंड चल रहे हैं इसको लेकर। जितनी चर्चा इस फिल्म की गई है इस साल में, शायद ही किसी और फिल्म की करी गई है। एक तरफ भारी नारे लग रहे हैं इसे बॉयकॉट करने के, आमिर खान को हिंदू फोबिक और एंटी नेशनल घोषित किया जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग इस फिल्म को भरपूर प्यार भी दे रहे हैं, जैसे कि मुझे तो बहुत बढ़िया लगी ये फिल्म। मेरी राय में ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। लेकिन ये जो हिंदू फोबिया की बात करी जा रही है, ये पीके फिल्म से शुरू हुई थी ये बात, ये बॉयकॉट्स और ये ट्रोलिंग, इन चीजों को थोड़ा गहराई से देखते हैं आज के वीडियो में। लाल सिंह चड्ढा एंड रक्षाबंधन, both films have recorded poor openings. लाल सिंह चड्ढा मूवी देखने के लिए आए हैं, सब उसका बहिष्कार कीजिए। A protest broke out at a mall in Jalandhar against this film, alleging that the film has hurt their religious sentiments. अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से, तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं। देशभक्त और देशद्रोही, एक समय हुआ करता था दोस्तों जब ये दोनों शब्द बड़े हैवी शब्द हुआ करते थे। जब कोई इन शब्दों का इस्तेमाल करता था तो कुछ मायने होते थे उसके, कि इनसे मिली ये एक बड़े देशभक्त टाइप के इंसान है, कोई बड़े ब्रेव आर्मी ऑफिसर हैं, या कोई सोशल वर्कर जिन्होंने हजारों पेड़ प्लांट कर दिए हों, या कोई एक्टिविस्ट जो किसी सोशल इवल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और सिमिलरली देशद्रोही और गद्दार शब्द भी बड़े हैवी शब्द हुआ करते थे। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। जब भी आप देशद्रोही या गद्दार शब्द को सुनते थे तो आपके दिमाग में जो पिक्चर आती थी एक ऐसे इंसान की आती थी जिसने कोई, मान लो, टॉप मिलिट्री सीक्रेट्स किसी दुश्मन देश को लीक कर दी हो, या कोई स्पाई कर रहा हो किसी दुश्मन देश के लिए। लेकिन आज के दिन क्या हो गया है, ये देशभक्त और देशद्रोही होने के सर्टिफिकेट्स बल्क में बांटे जाते हैं। ये देशद्रोही, वो देशभक्त, तू देशद्रोही। आपका कोई स्कूल का दोस्त हो, वो भी देशद्रोही निकल जाता है। कोई आपका पड़ोसी कुछ कह दे, अपनी राय दे दे किसी चीज पर, वो भी देशद्रोही निकल जाता है। एक्चुअली में कंडीशन काफी सिंपल है। अगर आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, तो आपको देशभक्त होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आप उस नैरेटिव के खिलाफ कुछ भी कर दें तो आपको देशद्रोही बता दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस इंसान को ही ले लीजिए, ये जेनोसाइड की बातें करता है एक कम्युनिटी के खिलाफ, औरतों के बारे में बड़ी चीप चीजें कहता है, यहां तक कि तिरंगे को बॉयकॉट करने की भी बात करने लग रहा है। लेकिन ना तो ये जेल में है और ना ही इसे किसी ने देशद्रोही कहा। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव के फेवर में बात करता है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, नसरुद्दीन शाह जितने बड़े कलाकार, उन्हें देशद्रोही का लेबल कैसे मिल गया? एक इंसिडेंट हुआ था आज से कुछ साल पहले बुलंदशहर के पास, जहां पर एक गांव में 3 गाय की लाशें पाई गई। इसके बाद एक भीड़ ने, जिसे एलिजिडली लीड किया जा रहा था बजरंग दल के मेंबर्स के द्वारा, उन्होंने जाकर एक पुलिस थाने पर आग लगा दी। फिर दंगे देखे गए, कुछ गाड़ियों पर भी आग लगाई गई, और फिर गन फायर हुई जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हो गई। साथ में एक स्टूडेंट सुमित कुमार भी मारे गए। और जो एडिशनल सुपरिंटेंडेंट थे पुलिस के, उन्होंने स्टेटमेंट दी इस इंसिडेंट के बाद कि काउ किलर्स आर आवर टॉप प्रायोरिटी। जो मर्डर और राइटिंग हुई उसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम गाय के हथियारों को पकड़ेंगे। तो हुआ ये था कि नसरुद्दीन शाह बड़े शॉक हो गए इस इंसिडेंट को देखकर, और उन्होंने कहा कि एक गाय की हत्या के ज्यादा मायने हैं एक इंसान की हत्या के कंपैरिजन में। एज एन इंडियन इस बात को सुनकर उन्हें बड़ी चिंता होती है, और इसी चीज को लेकर उन पर देशद्रोही का लेबल लगा दिया गया, क्योंकि ऐसी बातें बोलना एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव के खिलाफ जाता है। रवीश कुमार को ही ले लीजिए, मीडिया का काम है असली इश्यूज पर बात करना, जो प्रॉब्लम्स हैं देश में उन्हें हाईलाइट करना ताकि उन्हें सुधारा जा सके। तो रवीश कुमार जब इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, जॉब्स जैसे इश्यूज पर बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, उन पर भी देशद्रोही का लेबल लगा दिया जाता है। वैसे तो वो अपना काम करने लग रहे हैं, लेकिन नैरेटिव के खिलाफ बात जा रही है। तो आमिर खान की जो पहली कंट्रोवर्सी है उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनकी क्या राय है देश की सिचुएशन के बारे में। अब अगर वो जवाब देते ऑल इज वेल, सब चंगासी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ सही होता उनके लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उन्होंने अपने जवाब में कहा कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ने लग रही है। There has been a growing sense of despondency, I would say. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that she fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. ये बात सुनकर कुछ लोग बहुत गुस्सा हुए। ऐसे कैसे बोल दिया कि हम टॉलरेंट नहीं हैं, इसे तो हम सबक सिखाते हैं। स्नैपडील को बोलो कि अपनी ब्रांड डील से इसे बाहर निकालें, इसकी मूवीज को बॉयकॉट करो, इसे ट्रोल करो। ऐसे कैसे इंटॉलरेंट बोल दिया, हम तो इतने टॉलरेंट हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा कि हम कितने टॉलरेंट हैं। या फिर दोस्तों,
यहाँ पर लोग इतना गुस्सा नहीं थे, बल्कि एक नैरेटिव बनाया गया कि लोगों में गुस्सा था। क्योंकि बाद में पता चला एक एक्स बीजेपी आईटी सेल में काम करने वाले एम्प्लॉय ने बाद में जाकर बताया कि बीजेपी आईटी सेल के चीफ ने अपने पूरे सोशल मीडिया सेल को कहा था कि एक नैरेटिव बनाओ। आमिर खान के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड्स चला। बात वहीं पर आ जाती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव है। लेट सुपरस्टार सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने में कहा था, नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295, करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। और ये चीज हम अपने आसपास होते हुए भी देख सकते हैं। हमें पिछले कुछ सालों में कितने ऐसे मर्डर्स देखने को मिले हैं। रैशनलिस्ट नरेंद्र दाभोलकर का मर्डर, जर्नलिस्ट गौरी लंकेश का मर्डर, कमलेश तिवारी को मारा गया, तबरेज अंसारी को मारा गया, पहलू खान का मर्डर, उदयपुर में अभी रिसेंटली कन्हैया लाल को मारा गया। ये जो सारे मर्डर्स हैं, ये किन कारणों की वजह से हुए? क्योंकि लोगों ने अपने कुछ व्यूज एक्सप्रेस किए, उनके ओपिनियंस के बेसिस पर उन्हें मारा गया, या फिर उनकी आइडेंटिटी के बेसिस पर उन्हें मारा गया। एक दफा के लिए ये भूल जाओ कि उनकी राय सही थी या गलत, राइट विंग थी या लेफ्ट विंग। बात यहां पर यह है कि एक इंसान को मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए थे। आज के दिनों हमें एक तरफ ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जहां पर कुछ कट्टर हिंदू रैलीज निकालते हैं तलवारों के साथ हनुमान जयंती पर और एंटी मुस्लिम सॉन्ग्स प्ले करते हैं अपने स्पीकर्स में। दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जहां पर कट्टर मुस्लिम लोग अपने हाथ में पत्थर लिए सर तन से जुदा के स्लोगन्स उठाते हैं। ए.आर. रहमान के खिलाफ एक दफा फतवा हुआ था क्योंकि उन्होंने एक गाना बनाया था एक ऐसी फिल्म के लिए जो प्रॉफेट मोहम्मद की जिंदगी पर थी। सिंघू बॉर्डर पर लिंचिंग जो देखने को मिली ब्लास्फेमी के एलिगेशन पर थी। नुपुर शर्मा और जुबैर के खिलाफ, दोनों के खिलाफ डेथ थ्रेट्स हमें देखने को मिले। बात मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये इनटॉलरेंस नहीं तो क्या है देश में। और आज के दिन सिर्फ कोई फ्रिंज एलिमेंट्स के द्वारा ये नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि सिस्टम भी ये चीजें करने लग गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जर्नलिस्ट पवन जायसवाल के खिलाफ यूपी सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया कि स्कूल के बच्चों को रोटी मिल रही थी नमक के साथ मिड डे मील्स। पॉलिटिकल सैटारिस्ट नीलेश शर्मा को कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया छत्तीसगढ़ में उनके आर्टिकल की वजह से। इसके अलावा हर दूसरे दिन कोई बॉयकॉट के नारे उठाए जाते हैं। कभी इस कंपनी को बॉयकॉट करो, कभी उस एक्टर को बॉयकॉट करो। हल्दीराम्स और फैब इंडिया जैसी कंपनीज के खिलाफ भी बॉयकॉट कैंपेन्स चली। अब बॉयकॉट तो दोस्तों गांधी जी ने भी किया था इंग्लिश सामान को, लेकिन रीजन क्या था उनका बॉयकॉट के पीछे? इसलिए नहीं बॉयकॉट किया था क्योंकि वो उर्दू भाषा इस्तेमाल करी गई थी वहां पे। इसलिए नहीं बॉयकॉट किया था कि किसी इंसान ने अपना कोई ओपिनियन बोल दिया था, उसके बेसिस पे सब कुछ हो गया। अभी लाल सिंह चड्ढा के साथ ये फिल्म रिलीज हुई रक्षाबंधन अक्षय कुमार की, इसके खिलाफ भी बॉयकॉट के नारे उठे। क्यों? क्योंकि इस फिल्म की जो राइटर है उन्होंने एक्चुअली में सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट जताया था। फिर सोशल मीडिया पर रेगुलरली थ्रेट्स फेस करना अपनी एक अलग चीज है। बुलीबाई जैसी एप्स बनाई जाती हैं। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की बेटियों के खिलाफ कितनी पैथेटिक टारगेटिंग देखने को मिली है। तो अगर इन सारे इंसिडेंट्स को देखकर कोई कहता है कि देश में इनटॉलरेंस बढ़ने लग रही है, क्या गलत कहा है यहाँ पर? किसी भी आम नागरिक के लिए देश में हो रही प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना एक बड़ी नॉर्मल चीज है। जब तक हम प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे तो उन प्रॉब्लम्स को सुलझाया कैसे जाएगा? लेकिन नहीं, कुछ लोग अपने सर को जमीन में गाड़ कर रखना चाहते हैं, बिल्कुल एक ऑस्ट्रिच की तरह चिल्लाने लग जाते हैं, देशद्रोही आमिर खान, अगर प्रॉब्लम है तो देश छोड़कर चला जाना, यहां रहकर देश की बुराई क्यों करता है? इंटरेस्टिंग चीज है कि यही लोग मुझे भी सेम लॉजिक से क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं देश के बाहर रहकर प्रॉब्लम्स की बात क्यों करता हूं। अगर कोई देश के अंदर रहकर प्रॉब्लम्स की बात करे तो प्रॉब्लम है, अगर कोई देश के बाहर रहकर प्रॉब्लम्स की बात करे तो प्रॉब्लम है। तो क्या करें भाई, चांद पर चले जाएं क्या? बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम की बात ही नहीं करना चाहते लोग। और ये एटीट्यूड एक्चुअली में कई लोगों में देखने को मिलता है। बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन को देखकर बस ये कहते हैं कि हमें नहीं बोलना भाई कुछ, बस अपना निकलो यहां से, हम बस निकलते हैं। लोकसभा में पिछले ही महीने बताया गया कि एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप गिव अप करी पिछले साल, 1,63,370। पिछले 5 सालों में 2017 से करीब 9,32,000 लोगों ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप किया। अब कोई तो रीजन होगा कि ये लोग इंडिया छोड़कर बाहर चले गए, इंडिया में कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि ये लोग सीरिया या इराक जैसे देशों में जा रहे हैं इंडिया छोड़कर, डेवलप्ड कंट्रीज में ही जा रहे हैं ना ये लोग। 2019 में एक्चुअली में इंडिया सेकंड नंबर पर था चाइना के बाद, जब बात करी जाती है कि कितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश छोड़कर गए, जो सुपर रिच लोग आप कह सकते हो। पिछले 5 सालों में 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में है ये नंबर। इससे पता चलता है ये प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। लोग इसलिए देश छोड़कर नहीं जा रहे क्योंकि बाहर बहुत पैसा मिलेगा। ये लोग ऑलरेडी अमीर थे, इंडिया में इनके पैसे की वैल्यू और भी ज्यादा थी, लेकिन और कारणों की वजह से देश छोड़कर जा रहे हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना पड़ेगा। दूसरी कंट्रोवर्सी उठती है जब आमिर खान टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगान से मिलते हैं। वैसे एर्डोगान के ऊपर मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया है। एर्डोगान एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो फिर से धर्म के नाम पर लोगों को बहका कर वोट लेते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। अब बात यह थी कि आमिर खान अपनी फिल्म की शूटिंग करने गए थे टर्की में और वो टर्किश प्रेसिडेंट से भी वहां पर मिल गए।
तो इसमें कौन सी बड़ी चीज हुई? बड़ी चीज ये हुई कि लोग कहते हैं कि टर्की ने इंडिया का साथ नहीं दिया है हर चीज में। टर्की ने आर्टिकल 370 के खिलाफ बोला था। तो कौन सी बड़ी चीज हो गई है? क्या इंडिया ने टर्की के साथ अपने सारे डील्स खत्म कर दिए? यहां पर इस फोटो में आप देख सकते हो प्रधानमंत्री मोदी जादू की झप्पी दे रहे हैं एर्डोगान को। ट्रेड रिलेशंस आज के दिन तक एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया हर साल करीब 4.3 बिलियन डॉलर सामान एक्सपोर्ट करता है टर्की में। 150 इंडियन कंपनीज जो 5000 लोगों को एम्प्लॉय करती हैं वो टर्की में एग्जिस्ट करती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, डाबर, टाटा मोटर्स, GMR, महिंद्रा। और इसी साल जून में टर्की ने बताया कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट टर्की घूमने आए थे। इतना ही नहीं, 2019 में इंडिया और टर्की के बीच में एक फेस्टिवल भी हुआ था, इंडिया बाय द बॉस्फोरस, कल्चरल टाइज को ऑनर करने के लिए। तो यहाँ पर पॉलिटिकल रिलेशंस हैं देश के, ट्रेड रिलेशंस हैं देश के, कल्चरल रिलेशंस हैं, टूरिज्म हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है दोनों देशों के बीच में। लेकिन अगर आमिर खान टर्की में जाकर टर्की के प्रेसिडेंट से मिल लेते हैं फिल्म के शूटिंग के दौरान, तो वो देशद्रोही बन जाते हैं। कोई सेंस बना क्या इस बात? अपनी खुद की जिंदगी में ही सोचकर देखिए, क्या आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ मिलते हैं, रिलेशंस बनाते हैं जिनके ओपिनियंस आपके साथ 100% मैच करते हो? और अगर आपके किसी दोस्त ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप डिसएग्री करते हैं, तो आप क्या उससे मिलना बंद कर देते हैं हमेशा के लिए? यही चीज एक कंट्री के लेवल पर भी होती है। इंडिया के साथ जो इंडिया की फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो भी हर चीज में इंडिया के साथ सहमति नहीं दिखाती। उनके भी कुछ ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स अलग हो सकती हैं, कई इश्यूज पर स्टैंड अलग हो सकता है। अब तीसरी और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो यहाँ पर उठती है वो है पीके फिल्म को लेकर। अब एक चीज तो आप यहाँ पर ऑलरेडी समझ गए होंगे कि ये जो सारा देशभक्ति, देशद्रोही होने का नैरेटिव है, इसकी रूट कॉज क्या है? इसकी रूट कॉज है रिलीजियस पॉलिटिक्स। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक नैरेटिव बिठाना चाहती है। इस पीके फिल्म के केस में नैरेटिव ये है कि आमिर खान को हिंदू फोबिक कहा जाए, एंटी हिंदू का लेबल लगाया जाए, जबकि आमिर खान एक एक्टर है पीके फिल्म। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राजू हिरानी, जो कि एक हिंदू हैं। इस फिल्म के राइटर हैं अभिजीत जोशी। फिल्म के प्रोड्यूसर है विद्यु विनोद चोपड़ा। म्यूजिक लिखा है शांतनु मोइत्रा ने। हीरोइन है अनुष्का शर्मा। एक बड़ा कैरेक्टर प्ले किया था लेट सुशांत सिंह राजपूत ने। सबके सब ये हिंदू थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक नैरेटिव बिठाना था, ये फिल्म एंटी हिंदू है, तो सिर्फ आमिर खान को चुना गया टारगेट करने के लिए। अब पीके फिल्म के बारे में एक चीज मुझे सच सच बताना दोस्तों, जब आपने फिल्म पहली बार देखी, पहली बार सिनेमा में जाके देखी, क्या आपको इस फिल्म में कुछ भी हिंदू फोबिक लगा? फिल्म देखकर जब आप एकदम बाहर निकले, क्या आपके मन में कुछ ऐसा आया कि ये तो एंटी हिंदू फिल्म थी? सच बताना मुझे, कुछ नहीं आया आपके मन में ऐसा इसलिए क्योंकि ये नैरेटिव बाद में बिठाया गया था। सोशल मीडिया पर जब ट्रेंड चलाया गया इनके IT सेल के द्वारा, ये नैरेटिव बिठाया गया, तब शायद आपको जाकर लगा होगा कि हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हैं, ये तो एंटी हिंदू है। इस फिल्म में एक कॉमेडी सीन है जब फिल्म के अंदर एक एक्टर भगवान शिव की तरह ड्रेस करते हैं, और जो फिल्म के लीड कैरेक्टर हैं पीके, जो कि एक एलियन है, वो इस बेसिक चीज को नहीं समझ पाते कि ये एक्चुअली में भगवान शिव नहीं है, ये बस एक ड्रामा एक्टर हैं जो ड्रेस किए हैं भगवान शिव जैसे। तो पीके इस एक्टर के पीछे भागते हैं, और पीके की जो इग्नोरेंस है वो यहाँ पर बड़ा मजाक है। हमें इस सीन में हंसी इसलिए आती है क्योंकि ये देखकर कि पीके किस तरीके से रिएक्ट करने लगे। और जब सिनेमा हॉल में ये सीन प्ले किया गया था तो हर कोई हंस रहा था ऑडियंस में। सिंपल सा जोक है जो हर किसी को समझ में आया। लेकिन एक हफ्ते बाद जब एक FIR लगाई जाती है इस फिल्म के ऊपर, लोगों को कहा जाता है कि इस सीन पर तुम्हें बुरा लगना चाहिए, कैसे हिंदू हो तुम जो तुम्हें बुरा नहीं लगता इस सीन पर? और फिर लोगों को बुरा फील होने लग जाता है अंदर, हाँ भाई मैं हिंदू तो हूं, चलो मुझे भी बुरा लग गया इस सीन पर। और आयरॉनिकली जो फिल्म में जोक बनाया गया था वो रियल लाइफ जोक बन गया। फिल्म में जोक ये था कि पीके असली भगवान शिव और ड्रामा एक्टर के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा था, और इस सीन को लेकर अगर कोई FIR कर देता है तो यही जोक उन पर भी वैलिड है, क्योंकि वो भी असली भगवान शिव और एक ड्रामा एक्टर के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाए। फिर ये एक और सीन था फिल्म में जिसको लेकर कंट्रोवर्सी उठी थी। मेरी राय में बहुत ही बढ़िया सीन था ये दिखाता है कि कैसे डर का इस्तेमाल करके रिलीजन एक बिजनेस में बदल सकता है। खुद ही अपने आप से पूछिए, क्या ये चीज असली में नहीं होती? ये जो सारे रॉन्ग नंबर बाबा हैं, ये और क्या करते हैं? धर्म का इस्तेमाल करके आपको झूठी कहानियां सुनाते हैं, आपके अंदर डर जगाते हैं, और उसके बल पे अपना धंधा चलाते हैं। कौन है ये पीके? कहीं परवेज खान तो नहीं? किसी मंदिर मस्जिद में जाना कोई गलत चीज नहीं है, पैसे डोनेट करना किसी मंदिर मस्जिद को भी कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन पीके फिल्म से हमें सीख मिलती है कि जहां कहीं आपको बिजनेस होते हुए दिखे रिलीजन के नाम पर, वहां चौकन्ने हो जाइए। निर्मल बाबा जैसे लोग जो अपने फॉलोअर्स को कहते हैं हरी चटनी के साथ समोसा खाओगे तो कृपा आ जाएगी, इन सब चीजों को सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि पीके एक एंटी हिंदू फिल्म है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या?
जो आर्य समाज के फाउंडर थे, वो तो ये तक कहते हैं कि आइडल वर्शिप करना गलत है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का क्या, वो तो लिटरली रिचुअल्स को अपोज करते हैं बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल करके, जिसकी बात मैंने स्वामी विवेकानंद वाले वीडियो में कही थी। क्या आप इन लोगों को भी एंटी हिंदू कहोगे? फिर रिलीजन के किसी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज करना या रिलीजन से एसोसिएटेड किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, क्या बस इतना करने से ही आप एंटी हिंदू बन जाओगे? बात असल में यही है कि यहां पर एक माहौल बनाया जाता है, एक नैरेटिव बिठाया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? अगर नैरेटिव बिठाने का काम दिया जाए यहां पर, तो किसी भी फिल्म को हिंदू फोबिक बताया जा सकता है। किसी भी रैंडम पिक्चर को पकड़ लो, आप उसे एंटी हिंदू बोल सकते हो अगर उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा मेंशन भी हो गया हिंदुइज्म। अब यकीन नहीं करोगे, शोले जैसी पिक्चर है जो अपने टाइम में सुपर हिट ऑल टाइम पॉपुलर फिल्म्स रही हैं, आज के दिन लोगों को इनमें भी एंटी हिंदू चीजें दिखने लग जाती हैं। 30 साल तक इस फिल्म से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब अचानक से एक IT सेल का बंदा खड़े होकर बोलता है कि ये भी एंटी हिंदू है, क्योंकि इसमें एक सीन था जहां पर बसंती शिव मंदिर जाती है और वीरू एक्चुअली में मंदिर की दीवार के पीछे छुपा होता है और लॉर्ड शिव बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। ये हम बोल रहे हैं। प्रभु तुम, चमत्कार हो गया। फिर वो अपना नाम प्रपोज करता है एक लव रिलेशन के लिए। अब यहां पर ये मजाक है कि ऑब्वियसली बसंती को बुद्धू दिखाया जा रहा है, यहां पर बसंती की इग्नोरेंस पर मजाक बन रहा है। फिर जय जाकर बसंती को दिखाता है कि वीरू पीछे वहां छुपा हुआ है। यकीन नहीं करोगे, इसे भी एंटी हिंदू बोल दिया इन नैरेटिव बिठाने वाले लोगों ने। शोले देख लीजिए आप, उसमें धर्मेंद्र जी को शिव की मूर्ति के पीछे खड़ा होकर दिखाया गया कि वो हेमा मालिनी को अपने प्यार के जाल में फंसाए। इसी से ही रिलेटेड एक बढ़िया मलयालम की फिल्म है ट्रांस। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे क्रिश्चियनिटी का कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, कैसे धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब इस फिल्म में भी क्रिश्चियनिटी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो लोग क्रिश्चियनिटी का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं उस चीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन अगर हर धर्म के लोग इसी तरीके से बात करने लग गए कि नहीं यहां तो क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां तो हिंदुइज्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो दुनिया में जो प्रोग्रेस हो रहा है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दिवाली पर अक्सर सुनने को मिलता है से नो टू क्रैकर्स, क्योंकि पटाखे फोड़ने से यहाँ पर पोल्यूशन फैलता है। बड़ी कॉमन सी चीज है, जब मैं स्कूल में था ये चीज स्कूल में हर जगह बताई जाती थी और बच्चे सुनते भी थे इस चीज को। मतलब कुछ बच्चे सुनते थे, कुछ नहीं सुनते थे, लेकिन किसी को कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी इस स्लोगन से। लेकिन आज के दिन जब यही चीज कही जाती है तो नारे उठते हैं कि भाई एंटी हिंदू है, से नो टू क्रैकर्स बोलना एंटी हिंदू है। मतलब किसी भी चीज को आप धर्म के साथ कनेक्ट कर दो, फिर उस चीज को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके खिलाफ बोलना एंटी हिंदू हो जाएगा। और पता है ये चीज सिर्फ इंडिया में नहीं देखने को मिल रही है, दुनिया भर में ये चीज देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एक ईरानियन फिल्म मेकर है जफर पानी, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी ऑफ साइड, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे लड़कियों को फुटबॉल मैच देखना अलाउड नहीं। फिर से वो रिलीजन से एसोसिएटेड एक ऐसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे जो लोग करते हैं, ऑब्वियसली गलत है, लेकिन इस फिल्म को लेकर उन्हें वहां पर क्रिटिसाइज किया गया। सरकार ने वहां की इनकी फिल्म को बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि एंटी इस्लाम है भाई ये फिल्म। यहां पर रिलीजन से रिलेटेड एक किताब मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, द गॉड डिल्यूजन। इसके लेखक है रिचर्ड डॉकिंस, और इस किताब को आप एज एन ऑडियो बुक सुन सकते हैं कुकू FM पर। कुकू FM एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ढेर सारी ऐसी किताबें सुनने को मिलेंगी। बॉलीवुड और पॉलिटिक्स पर भी इनकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, जैसे कि शाहरुख खान पर एक ऑडियो बुक है, इरफान खान पर एक ऑडियो बुक है। आमतौर पर इनकी पूरी लाइब्रेरी एक्सेस करने की कॉस्ट है 400 रुपए, लेकिन अगर आप कूपन कोड ध्रुव 200 यूज करेंगे तो आपको 200 रुपीज ऑफ मिलेंगे, तो आपके लिए साल भर की कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 199 रुपीज। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। ये चीजें आपको डेवलप्ड कंट्रीज में कभी नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि थैंकफुली वहां के लोग ओपन माइंडेड हो चुके हैं, शायद तभी वो कंट्रीज इतनी डेवलप्ड है। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कुछ बना लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हॉरर मूवीज आई हैं जैसे कि द नन, जीसस के ऊपर फिल्म्स आई हैं जैसे कि द पैशन ऑफ क्राइस्ट। अच्छा, लास्ट और फाइनल चीज जो लोगों का जवाब रहता है ये सब सुनने के बाद, कि चलो मान लिया जो मैंने कहा है सब सही कहा है, ये सब करना ठीक है, लेकिन आमिर खान हमेशा हिंदुओं को ही क्यों टारगेट करता है? सारी कमियां आमिर खान को हिंदुओं की चीजों में ही दिखती हैं, कभी मुस्लिम सोसाइटी में कोई चीजें नहीं गलत नहीं दिखती उन्हें। वेल, तो इसका जवाब तो एक बड़ा सिंपल है कि पीके फिल्म में ही दिखा रखा है कि कैसे वो वाइन की बॉटल्स लेकर मस्जिद के सामने भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। क्या इसमें? वाइन गार्ड के लिए कहाँ है? अब कहोगे कि लेकिन हिंदू को थोड़ा ज्यादा दिखा रखा है वहां पर, मुस्लिम्स को इतना सा दिखाया है, तो एक पूरी पिक्चर बनाई है फिर सीक्रेट सुपरस्टार, जिसमें दिखा रखा है कि एक मुस्लिम हाउस होल्ड की लड़की कैसे जाकर सुपरस्टार बनती है।
कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट फाइट करती है। इसके अलावा अर्थ 1947 और सरफरोश जैसी मूवीज का क्या। इनफैक्ट लाल सिंह चड्ढा कोई देख लो, अगर आपने फिल्म ऑलरेडी देख ली है सिनेमा में जाकर तो आपको पता होगा कि इस फिल्म में इस्लामिक रॉन्ग नंबर बाबा को क्रिटिसाइज किया गया है। जो रॉन्ग नंबर बाबाज लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं कि वो टेररिस्ट बन जाए, ऐसे वादे देकर कि हेवन में आप हूर से मिलोगे, इसका क्लियर कट मजाक उड़ा रखा है। लेकिन जिन लोगों को नैरेटिव बिठाना है वो इन चीजों पर बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, क्योंकि उन्हें एक इमेज बनानी है आमिर खान एंटी हिंदू है। अगर सेम लोगों को ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती कि हमें आमिर खान को एंटी मुस्लिम दिखाना है तो वो सिर्फ इन्हीं चीजों को हाईलाइट करते और बाकी जो दिखाया गया उन सबको इग्नोर कर देते। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक वीडियो बनाकर ये सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। दो बड़े कारण है मेरे। एक तो ये है कि आज आमिर खान को टारगेट किया जा रहा है, कल किसी और को किया जाएगा, तो आप आज ही समझ लो कि ये नैरेटिव किस तरीके से बिठाया जाता है। पहले मुनावर फारूकी को टारगेट किया गया था, कैरी मिनाटी को भी किया गया था, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था डिटेल में सेम चीजें समझाते हुए। और दूसरा और शायद इससे भी बड़ा कारण ये है कि आमिर खान की फिल्में मुझे बहुत पसंद। पैसे नहीं दिए किसी ने मुझे वीडियो बनाने के, मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जेन्युइनली 3 इडियट्स और पीके जैसी फिल्म ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स है मेरी। 3 इडियट्स और दंगल जैसी फिल्मों ने कितने लाखों बच्चों को, लाखों लोगों को इंस्पायर किया है कि वो कुछ ऐसी चीज करें जिसको लेकर वो पैशनेट है। और मैं कहूंगा मेरी जिंदगी पर भी इस फिल्म ने बहुत इंपैक्ट डाला। इसके अलावा एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि आमिर खान की फिल्मों में एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ सोशल मैसेज जरूर होता है, सोसाइटी के अच्छे के लिए। तारे ज़मीं पर में एक डिस्लेक्सिया की बात करी थी और चाइल्ड साइकोलॉजी का इशू उठाया था। दंगल में वुमेन एम्पावरमेंट, और लाल सिंह चड्ढा, इसका मैसेज थोड़ा और भी गहरा है इन बाकी फिल्मों के कंपैरिजन। एक तरफ ये फिल्म इनोसेंस को दर्शाती है, कैसे हम लोग बड़े होकर अक्सर जिंदगी का असली मकसद ही भूल जाते हैं, जिंदगी की भागदौड़ में कहीं जीना ही भूल जाते हैं, जो करीना कपूर का कैरेक्टर दिखाता है। और दूसरा ये आपको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आपकी जिंदगी में जो आपके साथ होने लग रहा है उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा या फिर आप अपना फ्यूचर खुद से बनाओगे। अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स ये कहते हैं कि मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूं, मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूं, कोई मुझे नहीं बताएगा कि क्या होगा मेरी जिंदगी में। लेकिन असलियत में कुछ चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल के हमेशा बाहर होती हैं, और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को इस मूवी में बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये फिल्म फॉरेस्ट गम की रीमेक है जो मैंने आज से करीब 4-5 साल पहले देखी थी, वो भी बहुत बढ़िया लगी थी मुझे। लेकिन ये फिल्म और भी ज्यादा अच्छी लगी मुझे क्योंकि ये इंडियन सेटिंग में बेस्ड है, तो आज के जमाने के लोग इससे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं और इंडियन ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। फॉरेस्ट गम पुरानी भी हो गई है तो उसके जो इवेंट्स हैं वो और भी पुराने हैं। मुझे लगता है कि फॉरेस्ट गम जैसी फिल्मों को हर भाषा में रीमेक करना चाहिए ताकि अलग अलग देशों के लोग इन चीजों से रिलेट कर पाए। एनीवेज कोई ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा मैं आपको ताकि आपका मजा खराब ना करूं अगर आपने मूवी अभी तक देखी नहीं है। ये जरूर कहूंगा अगर आप मूवी जाकर देखते हैं आपका दिल खुश हो जाएगा। कुछ फिल्में होती हैं जिन्हें देखने के बाद आपके अंदर गुस्सा जागता है, नफरत जागती है कुछ लोगों के खिलाफ। ये फिल्म उसकी बिल्कुल उल्टी है। इसे देखने के बाद आपको इंसानों के प्रति खुशी महसूस होती है, प्यार महसूस होता है। और फाइनली मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आमिर खान ने जो अपनी जिंदगी में किया है, एक्टर होने के अलावा वो देशभक्त की कैटेगरी में ज्यादा फिट बैठता है। उनकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पानी फाउंडेशन ने 4000 से ज्यादा ड्राउट इफेक्टेड विलेजेस को महाराष्ट्र में पानी पहुंचाया है। सत्यमेव जयते जैसे शोज में ढेरों सोशल इश्यूज को उठाया है और अवेयरनेस फैलाई है आम जनता के बीच में। इस सब के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि वो देशद्रोही कहलाने लायक हैं तो आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों अपने परिवार और दोस्तों के साथ, स्पेशली जो लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं इस नैरेटिव से, जिन्हें हर चीज में हिंदू फोबिया, एंटी हिंदू चीजें दिखने लगती हैं, ताकि उन्हें भी कुछ असलियत पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद।